हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न बुद्धीज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26। सीबीएसई ने जो ये सैंपल पेपर रिलीज किया है, एक सैंपल पेपर रिलीज किया है कि वो किस तरह का पेपर आपको देने वाली है। तो उसके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 16 और 27 to 30। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप आपने देख लिए हैं, सीख लिए, समझ लिए। उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये है क्यूज की फॉर्म में, और इनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इन सॉल्यूशंस को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अगर इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करो, और हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि आपकी जो बिल्डिंग आपने बुक्स में शो की है वो 20 लाख रुपीस की है, लेकिन ये 25% ओवर वैल्यूड है। मतलब मार्केट से 25% आपने ज्यादा दिखाया है। अब यहां पर अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? जब चेंज इन पीएसआर होता है, नया पार्टनर आता है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर जो हम पार्टनरशिप डीड को चेंज करते हैं, अपना पार्टनरशिप अग्रीमेंट में चेंजेस करते हैं, तब हमारी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। उस टाइम पर आपको अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना पड़ता है। तो हमने अपनी बिल्डिंग को मार्केट के साथ कंपेयर किया, तो पता चला कि हमने मार्केट से इसे 25 रुपीज ज्यादा दिखाया है। मतलब मार्केट में अगर 100 रुपीज है तो हमने इसको 125 दिखाया है। तो अगर मुझे आज की डेट में मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? 20 लाख, इसका मतलब आपका 125 के बराबर है। 20 लाख डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, 16 लाख। आपकी इस बिल्डिंग की वैल्यू जो मार्केट में है वो 16 लाख है। तो हम इसे अपनी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, आगे जो हमारी बिजनेस में बैलेंस शीट होगी उसमें बिल्डिंग आप शो करोगे 16 लाख से, और 4 लाख से आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो इसे हम रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर शो करेंगे। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर आपको एक सिचुएशन दी है। एक आपको सिचुएशन दी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक आंसर करने हैं। फ्लोटर लिमिटेड एक कंपनी जिसने 60,000 डिबेंचर्स इशू किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है, लेकिन इसने इशू के टाइम पर 5% डिस्काउंट दिया। मतलब 100 रुपीज वाला डिबेंचर इसने 95 में इशू किया, 5 रुपए का इसको नुकसान हुआ। कितना? 60,000 डिबेंचर्स पर टोटल 3 लाख रुपीज का इसको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। अब इन डिबेंचर्स को ये रिडीम करेगी 5 इयर्स के बाद। रिडीम मतलब रीपे करेगी, इनका पैसा रिटर्न करेगी, लेकिन रिटर्न करते हुए 10% प्रीमियम के साथ रिटर्न करेगी। तो यहां पर जब आप रिडीम के टाइम पर, रिपेमेंट के टाइम पर प्रीमियम देते हो, तो ये प्रीमियम आप दे रहे हो, मिल नहीं रहा। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है जो आपको मिल रहा है, ये तो बल्कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो। 100 की जगह हम इनको कितने रुपए देने वाले हैं? 110। हमारा एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, लेकिन हम इस पर 10 रुपीज ऐड करके 6 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। क्लियर है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने 95 पर 10% क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि आप, है तो डिबेंचर आपका 100 रुपीज का, आप इसे सस्ते में बेच रहे हो 95 रुपीज में। मान के ये चलोगे कि पूरे 100 रुपीज आपके पास आ चुके हैं इन डिबेंचर होल्डर से। राइट? अब आप इसकी रिपेमेंट करोगे तो 100 रुपीज के हिसाब से करोगे। मान रहे हो ना आप कि आपके पास हर डिबेंचर होल्डर का 100 रुपीज के हिसाब से पैसा आया हुआ है, और आप उस 100 रुपीज में 10% एक्स्ट्रा ऐड करके दोगे, तो हम जब पेमेंट करेंगे हर डिबेंचर होल्डर को 110 के हिसाब से करेंगे। तो इस कंपनी को टोटल लॉस कितना हो रहा है? 95 रुपीज लेकर के 110 देगी तो टोटल लॉस 15 रुपीज के हिसाब से 9 लाख हुआ।
जो कि कंपनी इस लॉस को इशू के टाइम पर ही रिकॉर्ड करती है। जब आप डिबेंचर्स की अलॉटमेंट करते हो उसी टाइम पर आप इसकी एंट्री करते हो ना, डेबिट करते हो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट 3 लाख, और जो रिडेम्पशन के टाइम पर आपको 6 लाख रुपीज देने हैं, ये टोटल 9 लाख रुपीज आप उसी टाइम पर डेबिट करते हो। इसको हमें इसी साल राइट ऑफ भी करना है। और राइट ऑफ करने के लिए पहले हम, अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब जो पहले आपने कोई शेयर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, उस पर आपने प्रीमियम रिसीव किया, उससे हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो 8 लाख रुपीज का बैलेंस है, पूरा पूरा आपने इसको यूज किया, इस एक्सपेंस को इसके साथ राइट ऑफ कर दिया। बाकी का 1 लाख जो और बच गया, हमारा टोटल लॉस तो 9 लाख का है ना, हम 8 लाख तक इसको एडजस्ट कर पाएंगे, एक तरह से रिजर्व है। बाकी 1 लाख का क्या करें? आप कहोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो ऑलरेडी हमारा लॉस चल रहा है, डेबिट बैलेंस है, तो वहां कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या वहां कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो ध्यान से समझो, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो सारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट करते हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब मेरा अगर ये एक्सपेंस और है, ऑलरेडी मेरा लॉस चल रहा है, लेकिन ये एक्सपेंस और हो गया है, तो इसे मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करूंगी। तो ये हमारा 1 लाख से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। 8 लाख हमने प्रीमियम से एडजस्ट किया। यही क्वेश्चन में पूछा था कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को आप किस तरह से राइट ऑफ करोगे। तो 8 लाख हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट किया, और बाकी 1 लाख आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए, ऑलरेडी मेरा लॉस चल रहा है, डेबिट बैलेंस है 5 लाख, तो टोटल अब मेरा लॉस कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख का डेबिट बैलेंस हो गया है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। यहां तक भी आपको समझ में आ गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, उसका बैलेंस क्या है, और उसको हम पहले साल किस तरह से ट्रीट करेंगे, कहाँ शो करेंगे। ध्यान दो, जो डिस्काउंट दिया है आपने इशू के टाइम पर, वो तो करंट ईयर का ही नुकसान है। आज की डेट में 100 रुपए की जगह आपने 95 रुपीज लिए, लेकिन जो 10 रुपीज आपको रिडेम्पशन के टाइम पर 5 साल बाद पे करने हैं, जो रिडेम्पशन पर प्रीमियम आपको 6 लाख रुपीज का पे करना है, वो तो 5 साल बाद पे करना है। एक्सपेंस आज आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसको हम पे रिडेम्पशन के टाइम पर करेंगे 5 साल बाद। तब तक हम इसको बुक्स में कहाँ शो करें? डेबिट तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन क्रेडिट किसको करें? डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, इसको हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। आपको डिबेंचर के साथ इसको भी पे करना है, लेकिन विद इन 12 मंथ्स पे नहीं करना, 5 साल बाद पे करना है। तो क्या हो गई? नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपका आएगा 6 लाख रुपीज, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर होता जा रहा है आपको? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में अरुण, बासु और तरुण तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2025 को। कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज है, इनको आप किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट में शो करोगे, और हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा कितना होगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले, अगर हमारी एसेट है, चाहे वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, जो भी है, आप सारी की सारी बुक वैल्यू से यहां पर ट्रांसफर करोगे। बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 80,000, स्टॉक 70,000, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, ये भी आपको यहां पर शो करनी है। इसके बाद डेटर्स 40,000। कैश का बैलेंस यहां नहीं आएगा, राइट। इसके बाद जो लाइबिलिटीज है, वो आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको क्रेडिट साइड पे लिखनी है। तो क्रेडिटर्स 50,000। अरुण पार्टनर है, अरुण ने फर्म को लोन दिया है, तो वो यहां पर नहीं आएगा। लेकिन तरुण जो पार्टनर है, उसके भाई ने, उसके ब्रदर ने फर्म को लोन दिया, ये आउटसाइड पार्टी हो गया, जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे।
अब आपको कहा है कि हमने जब एसेट्स को बेचा, इन सबको बेच करके हमें पैसा मिला 3,40,000। एसेट का अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ वो कहाँ आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर, बाय कैश अकाउंट 3,40,000। अब लाइबिलिटी को हमने पे किया या नहीं किया, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको पता होगा, अगर लाइबिलिटीज की पेमेंट के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपको मान के चलना है कि जो बुक वैल्यू है इसको आपने पूरा पूरा पे किया। तो डेबिट साइड पर हम दिखाएंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स 50,000, तरुण ब्रदर्स लोन 30,000, टोटल 80,000 आपने लाइबिलिटी की पेमेंट की है। अब देखो, डेबिट साइड का टोटल 4,80,000, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल कम है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस हमारा 60,000 का, जो कि हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो 60,000 का मेरा रियलाइजेशन का लॉस है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा है कि जॉन सौरभ दो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर से 1:1 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। चेंज इन पीएसआर का केस है। यहां पर एक मैनेजर है आर्या, जिसका एक्सीडेंट हो गया और वो कह रहा है कि मुझे अब 50,000 रुपीज पे करो एज कंपनसेशन। इस डेट को कंपनी के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000, और आपको बताना है कि अब यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर हम इसको कैसे शो करेंगे, एडजस्ट करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर आप क्या करते हो? जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हो। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 है, इसके अगेंस्ट क्लेम आ रहा है 50,000 का। तो ये क्लेम हम पहले इस रिजर्व के साथ एडजस्ट करेंगे। जो भी आपने रिजर्व बनाया है वो क्यों बनाया है? उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए। अगर हमारा कोई ऐसा खर्चा होगा तो हम इसके साथ इसको एडजस्ट करेंगे। तो आपके पास वर्कर से रिलेटेड क्लेम आ गया, इसी के लिए आपने ये रिजर्व बनाया था ना 80,000, कि फ्यूचर में कभी होगा तो हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो ये 50,000 आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करोगे। आपने रिजर्व बनाया तो पहले इसी पॉकेट मनी से इसको एडजस्ट करोगे। पूरा पूरा क्लेम आपका रिजर्व से एडजस्ट हो गया। इसके बाद भी 30,000 रुपीज जो बच गए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किस रेशियो में? ओल्ड में नहीं, ओल्ड में होंगे, न्यू में नहीं होंगे। राइट, ध्यान रखना, पुराना हिसाब किताब पुरानी रेशियो में होगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपका पार्ट बी से रिलेटेड है, यहां पर आपको कुछ स्टॉक से रिलेटेड डिटेल दी है। आपसे पूछा चेंज इन इन्वेंट्रीज, जो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो वो कितने अमाउंट से दिखाओगे? तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो डेफिनेटली आप यहां पर गलती कर दोगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहां पर गलती होना डेफिनेट है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपका सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है, उसमें ये कवर होगा। बाकी वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ये तीन चीजें हैं जिसे आप चेंज इन इन्वेंट्रीज में शो करते हो। किस तरह से? आप किस तरह से कंपेयर करते हो? ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करते हो कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था वर्क इन प्रोग्रेस का 1,40,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000, तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आया 40,000। मतलब मेरा एंड ऑफ द ईयर ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस डिक्रीज हो गया, ओपनिंग से क्लोजिंग कम हो गया। इसी तरह से फिनिश्ड गुड्स आपका ओपनिंग है 1,00,000, क्लोजिंग हो गया 70,000। 30,000 से ये भी डिक्रीज हो गया, ओपनिंग से जाकर के क्लोजिंग में कम हो गया। इसी तरह से स्टॉक इन ट्रेड आपका आएगा 1,20,000 ओपनिंग, क्लोजिंग आपका ज्यादा है। अब यहां पर हमारा एंड में जाकर के ये स्टॉक इंक्रीज हो गया, नेगेटिव आंसर आएगा। आपको ये नहीं है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देना, यहां पर आपका फॉर्मेट यही रहेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। तो यहां पर अगर हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा स्टॉक इन ट्रेड इंक्रीज हो गया, ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है। अब इन तीनों का नेट इंपैक्ट आप चेंज इन इन्वेंट्रीज में आउटर कॉलम में लिखते हो। तो यहां पर नेट इंपैक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव है 70,000, नेगेटिव है 80,000।
तो 70,000 माइनस 80,000 करोगे तो मेरा नेगेटिव में 10,000 आएगा। और नेगेटिव का मतलब है कि मेरा स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इंक्रीज हुआ है। ओपनिंग में जो था, ओपनिंग में जो ये तीनों को मिलाकर के मेरा था स्टॉक, उससे क्लोजिंग में जाकर के इंक्रीज हो गया। तो अब 10,000 नेगेटिव है। ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, आपको यहां पर चॉइस भी मिली है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया आपको एक कंपनी की 5 टाइम्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कॉस्ट का 25%। आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है लेकिन ओपनिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक कितनी अमाउंट का है यह आपको बताना है। अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो क्या रास्ता बनेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी है जिसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। अगर मेरे पास एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी तो हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एवरेज स्टॉक को फाइंड करने के लिए मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो है, दूसरा मुझे सीओजीएस और चाहिए। अगर ये दो चीजें हो गई तो एवरेज स्टॉक हम निकाल पाएंगे। तो क्या मैं सीओजीएस निकाल सकती हूँ? सीओजीएस निकालने के लिए आपके पास डाटा सेल है और ग्रॉस प्रॉफिट है आपका कॉस्ट का 25%। अगर हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही कॉस्ट का 25% है। तो क्या रास्ता बनेगा? आपको मान के चलना पड़ेगा कि मेरी कॉस्ट है 100 रुपीज और इसका 25% मतलब 25 रुपीज मेरा प्रॉफिट होता है। तो मैंने एक सामान को कितने रुपए में बेचा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 125 में। इस तरह से मैंने पूरे साल में सेल की 5 लाख रुपीस की। तो कितने पीसीस बेचे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 125, 4,000 पीसीस बेचे, जिसको हर एक को बनाने की कॉस्ट है 100। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई 4 लाख। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया आपके पास। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, जिसे हमने एक्स मान लिया। इक्वेशन बन गई, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 5x इज इक्वल टू 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, आपके पास आ गया एवरेज स्टॉक 80,000। एवरेज स्टॉक होता है आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर आपके पास ओपनिंग नहीं है, इसको x मान लेते हैं। क्लोजिंग दिया है आपको 60,000। इस इक्वेशन में डाटा को पुट करो। 80,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1 लाख। 1 लाख आपका क्या आया है? ओपनिंग स्टॉक। यही आपसे पूछा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद जो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जब आप सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हो तो वो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो और कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी होगी तो वो ऐड करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है ना? तो जरूरी तो नहीं कि आपका नेट प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से कम हो जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी अदर इनकम ज्यादा भी तो हो सकती है। इनडायरेक्ट इनकम मान लेते हैं बहुत ज्यादा है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद इनडायरेक्ट इनकम इतनी ज्यादा है कि उसकी रेशो ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा हो गई। तो इट इज नॉट कंफर्म्ड, इट इज नॉट डेफिनेट कि आपकी नेट प्रॉफिट रेशो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से कम होगी। तो एजर्शन रॉन्ग है। रीजन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और हम इनडायरेक्ट इनकम को जब ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करते हैं तो वो आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो एजर्शन तो रॉन्ग है जो कह रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो हमेशा हमेशा लेस होगी, तो ये तो रॉन्ग है। लेकिन रीजनिंग सही कह रहा है नेट प्रॉफिट कब होता है। तो आपकी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब ध्यान से देखो, प्रपोज डिविडेंड है आपका 31 मार्च 2025 करंट ईयर और 31 मार्च 2024 लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। मतलब करंट ईयर का है 2,50,000 और लास्ट ईयर का है 2 लाख। शेयर होल्डर्स ने फाइनल किया कि हम
इस साल 1,80,000 का डिविडेंड पे करेंगे। अनक्लेम डिविडेंड है 31 मार्च को 10,000। आपको बताना है इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह से शो करेंगे। सबसे पहले समझो प्रपोज डिविडेंड क्या है। आपका जो प्रॉफिट बच जाता है, टैक्स को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, उसका एक हिस्सा आप एज अ शेयर इन प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांटते हो। वो प्रॉफिट आप कब बांटते हो? अगर इस साल का प्रपोज डिविडेंड आपका है 2,50,000, ये आप इसी साल नहीं बांटते हो, ये आप इसको बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में शो करते हो कि अगले साल अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो ये वाला अमाउंट डिविडेंड का हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से लास्ट ईयर आपने यही प्रॉमिस किया था शेयर होल्डर्स को कि अगले साल अगर प्रॉफिट होगा तो हम ये वाला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स में। यही होता है ना। तो ये आपने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कंटिंजेंट में दिखाया। इस साल आपको प्रॉफिट हुआ तो अब कंपनी को डिविडेंड देना होगा। वो डिविडेंड कहाँ डिसाइड होता है? जब एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पर शेयर होल्डर्स से वोटिंग के साथ हम डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट डिविडेंड में बांटा जाए। तो यहां पर डिसाइड किया गया कि 1,80,000 हम एज ए डिविडेंड बांटेंगे। तो लास्ट ईयर जो आपने प्रपोज किया था, ये आपने फाइनल नहीं किया था कि आप इतना ही दोगे या इतना आपने पे करा। आप अब जो आप अब जो मीटिंग में फाइनल कर रहे हो डिविडेंड, वो आप पे करो। तो 1,80,000 ये फाइनल अमाउंट एज अ डिविडेंड आपको पे करनी है। आपने पे की, आपने अपने प्रॉफिट में से लेस किया, तो कहां पर शो होगा? आप जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हो, उसमें बैलेंस शीट से आपने प्रॉफिट निकाला, उसमें आप ऐड करते हो कोई जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर किया या डिविडेंड आपने बांटा। तो डिविडेंड हमने बांटा तो है कितना? 1,80,000। ये डिक्लेयर डिविडेंड है। डिक्लेयर डिविडेंड को आपने ऐड किया, यहां पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो करोगे, स्टार्ट करोगे। इसके बाद जो आप डिविडेंड पे करते हो वो आपका कहाँ आता है? फाइनेंस एक्टिविटीज में। और पे आपने कितना किया? जितना आपका कैश का आउटफ्लो होगा, आप पेमेंट करोगे, उतना ही शो करोगे। अब यहां पर आ रहा है अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000, मतलब 1,80,000 में से 10,000 की अभी पेमेंट नहीं हुई, इसके लिए आपका कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो हमने कितनी पेमेंट की? सिर्फ 1,70,000। तो प्रपोज डिविडेंड जो पे किया आपने, आउटफ्लो है, लेस करोगे 1,70,000। क्लियर? यहां पर 1,80,000 नहीं आएगा, जितना पे किया उतना आपको शो करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 29 में जो चॉइस मिली है आपको, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का आपने कितना किया है। आपको करंट ईयर की फिगर दी है। करंट ईयर का बैलेंस है 3 लाख, लास्ट ईयर का है 2,80,000 और आपने टैक्स पे किया 2,50,000। आप कहोगे जो ये बैलेंस है 3 लाख का करंट ईयर का, यही तो होगा इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स। नहीं, जब आपने करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स और इस साल के टैक्स पेड की फिगर तीनों अलग देखी, तो आप ये नहीं कह सकते कि यही मेरा इस साल का प्रोविजन है। क्यों नहीं कह सकते? ध्यान से समझो। जो टैक्स का प्रोविजन आपने लास्ट ईयर किया, बुक्स को क्लोज किया, उसके बाद टैक्स को कैलकुलेट किया और पे करा आपने इस फाइनेंशियल ईयर में, जितना प्रोविजन किया था उतना ना पे करके कम पे किया, इसका मतलब बुक्स में आपका 30,000 का बैलेंस स्टैंड करेगा। जितना आपने प्रोविजन किया होता उतना पे कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने इसकी जगह इतनी अमाउंट पे की जिसकी वजह से ये बैलेंस गड़बड़ हो गया। अब देखो क्या हुआ। प्रोविजन फॉर टैक्स एक तरह से लाइबिलिटी है, प्रोविजन है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा 2,80,000, क्लोजिंग आप दिखाओगे क्रेडिट साइड पर। टैक्स पे कर रहे हो, इसको आप पे कर रहे हो तो ये कम हो जाएगा, डेबिट साइड पर आएगा। टू बैंक अकाउंट टैक्स पे 2,50,000। अब डेबिट साइड का टोटल देखो 5,50,000, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो क्रेडिट साइड पर क्या होगा? जो इस साल का आपने प्रोविजन किया वही तो आप यहां पर ऐड करोगे, क्रेडिट करोगे। तो इस साल का प्रोविजन मेरा आ रहा है 2,70,000। बैलेंसिंग फिगर ही तो लिखोगे 2,70,000। तो वो जो आपका 3 लाख का बैलेंस हुआ वो कैसे हुआ? जो
लास्ट ईयर का 30,000 टैक्स रह गया, वो इसमें ऐड हो गया और आपकी ये फिगर गड़बड़ हो गई। और आप अगर नहीं सीखा, प्रैक्टिस नहीं की, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए, तो आंसर आप ऑप्शन ए करके आओगे। तो हमें अच्छे से समझना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी आपको अकाउंट बनाना समझ में आ गया, तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा? करंट ईयर का टैक्स का प्रोविजन है हमारा ऑप्शन डी, 2,70,000। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? फाइनेंस कंपनी के लिए पूछा है, नॉन फाइनेंस नहीं। ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए नहीं पूछा, फाइनेंस कंपनी जिसका काम ही क्या है? दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, दूसरे शेयर्स खरीदना बेचना, या दूसरों को लोन देना या लेना। तो अगर हम कहें उसने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, पहली बात, फाइनेंस कंपनी शेयर्स को खरीद या बेच सकती है, परचेज या सेल कर सकती है, इशू नहीं कर सकती। अगर वो इशू करती है तो वो नॉर्मल बिजनेस का काम में नहीं आएगा, उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसको हम कवर नहीं करते, उसको हम फाइनेंस एक्टिविटीज में कवर करते हैं। और डिबेंचर्स इशू करना वो भी उसका फाइनेंस एक्टिविटीज है। डिबेंचर्स के बदले आपने शेयर्स दिए, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो ये आपका कैश फ्लो में तो नहीं आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद डिविडेंड रिसीव करना, डिविडेंड आप कब रिसीव करते हो? जब आप दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। तो फाइनेंस कंपनी का काम है दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, तो डेफिनेटली ये इसका नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी है, नॉर्मल डेली रूटीन का बिजनेस है, तो डिविडेंड रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बिल्डिंग परचेज करना किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए भी क्या है? उसकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे हम। और डिविडेंड पे करना, अगर उसने शेयर्स इशू किए तो फाइनेंस एक्टिविटी, और उस पर डिविडेंड पे करना फाइनेंस एक्टिविटी। तो हमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना है वो क्या? ऑप्शन बी, जो इसको डिविडेंड मिला है, दूसरी कंपनीज के जो शेयर्स इसने खरीदे उस पर डिविडेंड रिसीव किया, ये इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो होगा। तो ये तो हो गए हमारे सीबीएसई सैंपल पेपर के सारे एमसीक्यूज। आई होप आपने मन से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, साथ के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए हैं, रिवीजन हो गया है। इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे हम, लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि सीबीएसई जो सैंपल पेपर रिलीज करती है उसका पर्पज ही यही है कि आपको आइडिया लग जाए कि वो किस तरह का पेपर कर देने वाली है, किस लेवल का पेपर आने वाला है, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। तो अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे, जितने सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को आप प्रैक्टिस करोगे, उतना मान के चलो कि आप उतना ही अच्छा वंडरफुल परफॉर्म करके आओगे। तो हम इसी के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी कोशिश के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।